नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 27 अप्रैल 2023 एडिटोरियल्स थोड़ी देर बाद हर्षित सर अपलोड करेंगे। हम मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो टोटल 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। एक है दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म्स को लेके। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से काफ़ी प्रेशर फेस कर रहा है, इस तरह एक रिपोर्ट आया है, वो डिस्कस करेंगे। फिर देखिए एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 10 जवान्स का डेथ हुआ दोस्तों एक ब्लास्ट में, माओइस्ट ने किया है, वो देखेंगे। फिर जयपुर आगरा हाईवे में 5 OBC कम्युनिटीज़ की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है, वो क्या है देखेंगे। फिर एको सेंसिटिव जोन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया है, वो देखेंगे। फिर देखिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में महानदी रिवर को लेके कुछ इश्यूज है, वो देखेंगे। फिर देखिए इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के लिए रुचिरा कंपोज, उन्होंने एक खतरनाक स्पीच दिया है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस को काफी क्रिटिसाइज किया है, वो भी देखेंगे। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कैराउस। कैराउस का मतलब है ड्रिंक अल्कोहल एंड एंजॉय वनसेल्फ विद अदर्स इन ए नॉइसी लाइवली वे। तो बेसिकली दारू पी के एंजॉय करना, दूसरों के साथ हल्ला करना, ठीक है, इसे कैराउस कहते हैं। दे डांस्ड एंड कैराउस्ड अंटिल द ड्रिंक रन आउट। जब तक दारू खत्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने डांस किया और कैराउस किया। समझ गए। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए जो क्रैश कोर्स अवेलेबल है उसके बारे में हमने बताया है। ऐप के थ्रू कोर्स अवेलेबल है, 35 आवर्स का क्लास है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। पिछले एक साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है उससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक्स वगैरह उस क्लास के थ्रू प्रोवाइडेड है दोस्तों। साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द कोर्स। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, डिस्पाइट कोर्ट स्टे OTT प्लेटफॉर्म्स फेस प्रेशर ऑन कंटेंट। GS पेपर 3, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इतना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 प्रमोलगेट किया था। इन रूल्स में काफी सारे प्रोविजंस थे OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। देखिए आजकल आपको पता है दोस्तों, OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम, ये सब बहुत पॉपुलर हो गया है। लोग मूवी से ज्यादा आजकल वेब सीरीज देखते हैं, और इन वेब सीरीज में जो कंटेंट आता है दोस्तों वो कई बार कंट्रोवर्शियल बन चुका है, जैसे कि किसी के कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, इस तरह के कई सारे इश्यूज आपने सुना होगा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 प्रमोलगेट किया था। तो उसमें एक प्रोविजन था कि हर एक OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अपॉइंट करना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, बेसिकली उनके जो कंटेंट्स है उसको सुपरवाइज करने के लिए या फिर मॉनिटर करने के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए। वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी वही अपॉइंट करेंगे, गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करेंगे, वही अपॉइंट करेंगे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को। और हर एक OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एक ग्रीवियंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना चाहिए। ग्रीवियंस ऑफिसर मतलब अगर किसी को कंप्लेंट है एक पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट को लेके, तो वो ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाके कंप्लेन कर सकता है। तो बेसिकली जब ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कोई भी एक OTT स्ट्रीमिंग सर्विस को ऑर्डर करता है एक पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करने के लिए, तो उन्हें वो कंटेंट रिमूव करना है। यह सब IT रूल्स 2021 में लिखा हुआ था। पर देखिए, ये IT रूल्स के इन प्रोविजंस के खिलाफ में OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। तो अभी के हिसाब से 2 हाई कोर्ट्स ने IT रूल्स 2021 के उन प्रोविजंस को स्टे किया है, मतलब उसे इंप्लीमेंट नहीं करना है, जैसे कि ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को अपॉइंट करना है। ये जो प्रोविजन है अभी के हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट्स ने स्टे किया है। पर हो क्या रहा है दोस्तों, आजकल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। हाई कोर्ट्स स्टे करने के बावजूद OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 2 एडवाइजरीज इशू किया था। एक फरवरी 2022 में इशू किया था, दूसरा इसी साल मार्च 24 को इशू किया था। तो ये एडवाइजरीज क्या थे? एक तो देखिए ये है, OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट किया है उनके डिटेल्स उनके ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश होना चाहिए। दूसरा, प्लेटफॉर्म्स टू एक्सरसाइज अबंडेंट प्रिकॉशन इन एंश्योरिंग दैट फिल्म्स एंड वेब सीरीज। तो बेसिकली उनके कंटेंट्स के ऊपर उनको ध्यान रखना चाहिए।
तो ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज का कहना यह है जबकि दो हाई कोर्ट्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के इन प्रोविजंस को स्टे किया है, फिर से ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो प्रोविजंस है इसे हाई कोर्ट्स ने स्टे किया है। पर देखा जाएगा तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, आल्ट बालाजी जैसे जो ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, इन्होंने ऑलरेडी अपना एक इंटरनल एडवाइजरी या फिर आप बोल सकते हैं एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अपॉइंट किया है, ठीक है, जिसका नाम है डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंसेस काउंसिल, डीपीसीजीसी। ठीक है, वो अलग बात है, जो भी है। वैसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर रीजनली सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज को वार्न किया था कि उनको ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाना चाहिए जो इंडियन कल्चरल सेंसिबिलिटीज को ऑफेंड करते हैं या फिर किसी का कल्चरल सेंटिमेंट्स या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। अब खास बात यह है दोस्तों, जो डीपीसीजीसी है ना, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंसेस काउंसिल, जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, आल्ट बालाजी जैसे ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने अपॉइंट किया है, इन्होंने पिछले 2 महीने में कोई भी कंप्लेंट रिसीव नहीं किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यह सवाल उठ रहा है दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो ओटीटी है ये तो नया है, पिछले 5-6 साल से आया है। उससे पहले कहां था ओटीटी? इतना कोई इंटरनेट का भी शौक नहीं था किसी को। तो हमारे देश में क्या है ना, सिनेमास को रेगुलेट करने के लिए, टेलीविजन मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी बॉडी है। जैसे कि आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में सुना होगा, जिसे सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। अगर कोई सिनेमास में ऐसा कोई सीन आता है, किसी का कल्चरल या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं या फिर कोई ज्यादा न्यूडिटी है, वायलेंस है, ये सबको रेगुलेट करने के लिए या फिर सेंसरिंग करने के लिए ऑलरेडी रेगुलेटरी बॉडीज है। पर ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए ऐसा कोई बॉडी नहीं था। तो ओटीटी में जितने कंटेंट्स आते थे ना, वो तो खुल्लम खुला कुछ भी दिखा रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऐसा कोई रूल होना चाहिए ओटीटी सर्विसेज को भी रेगुलेट करने के लिए। और गवर्नमेंट ने एक 3 टियर मैकेनिज्म भी लेके आया था। उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ ओटीटी करके सर्च कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगा। कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो 3 टियर मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज में से। अगला देखते हैं, एक अनफॉर्चुनेट न्यूज है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट हो रहा है। 10 जवान्स किल्ड इन ब्लास्ट बाय मावोइस्ट इन दंतेवाड़ा। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर इस जगह का प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं है, वैसे है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हूं केरला का। अब केरला के कुछ प्लेसेस है जिसे आप जब प्रोनाउंस करोगे गलत होगा। तो वैसे नॉर्थ इंडिया का कुछ प्लेसेस है, वो प्लेसेस का नाम जो है वो उस रीजन से बिलोंग करता होगा, कुछ कल्चर से बिलोंग करता होगा, उनका लैंग्वेज से बिलोंग करता होगा। तो हर एक इंडियन, हर एक स्टेट का, हर एक प्लेस का प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्टली बोल पाएगा, आई डाउट। ठीक है, तो माफ कीजिएगा। न्यूज ये है, 10 जवान्स किल्ड इन ब्लास्ट बाय मावोइस्ट इन दंतेवाड़ा। जीएस पेपर 3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसे दक्षिण बस्तर डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, उधर मावोइस्ट अटैक की वजह से 10 जवान और एक सिविलियन ड्राइवर का डेथ हो चुका है दोस्तों। काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, पावरफुल आईईडी एक्सप्लोजन हुआ था। वैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है एक मावोइस्ट अफेक्टेड एरिया है, लाइक तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा एक्सेट्रा। ठीक है, करीब 200 जवान एक कॉन्वॉय में रिटर्न कर रहे थे, उस टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ। पुलिस का कहना यह है 50 किलो एक्सप्लोसिव्स यूज किए थे इस एक्सप्लोजन के लिए। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन एक बार देख लीजिए दोस्तों, सथेन छत्तीसगढ़ में आता है, जिसे दक्षिण बस्तर भी कहते हैं। ये जो अटैक हुआ दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट मावोइस्ट अटैक है जो बस्तर में हो रहा है। लास्ट अटैक हुआ था अप्रैल 3, 2021 को बीजापुर में, जब 22 जवान्स का डेथ हुआ था और 30 इंजर्ड भी हुए थे। वैसे दोस्तों अब ये जो अटैक हुआ है, ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि रीसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बोला था मावोइस्ट एक्टिविटीज ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, और अब जाके ये अटैक हो रहा है। ऊपर से ये इलेक्शन का साल है, आपको पता ही है। जो भी है दोस्तों, हम ये डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ में इस टाइम पर ये मावोइस्ट अटैक क्यों हुआ है। इसका पीछे एक रीजन है। रीजन ये है दोस्तों, ये जो मावोइस्ट है, जिन्हें आप सीपीआई मावोइस्ट या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मावोइस्ट कह सकते हैं, ये हर साल फरवरी एंड जून के बीच में इस तरह के अटैक्स करते हैं, बेसिकली समर सीजन में। और ये जो पीरियड है, इसे टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन पीरियड या फिर टीसीओसी पीरियड कहते हैं। हिस्ट्री अगर आप चेक करोगे, इनका जितने इस तरह के अटैक्स हुआ है ना, ये टीसीओसी पीरियड में ही हुआ है। रीजन बीइंग, देखिए जुलाई में मानसून शुरू हो जाएगा, अब जंगल में कई सारा नाला वगैरह है, उधर पानी भर जाएगा, फिर वो अपना जो ऑपरेशन है
वो ठीक से कैरी आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो मानसून शुरू होने से पहले बेसिकली फरवरी एंड जून के बीच में ही उनका एक्टिविटीज सबसे ज्यादा रखते हैं, जिसे TCOC पीरियड कहते हैं। ठीक है, नाउ अगर आप डाटा चेक करोगे इस साल अप्रैल 15 तक 34 IED अटैक्स ऑलरेडी बस्तर रीजन में हो चुका है, और 2022 में ये 28 थे और 2021 में ये 21 थे। तो बेसिकली इनका जो IED अटैक्स है ये इंक्रीज हो रहा है ईयर 2। ये जो माओइस्ट एक्टिविटीज है इसे आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। वैसे यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन है, बेसिकली माओइस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए ये भी ध्यान दीजिएगा। सो हम देखेंगे व्हाट इज द करंट LWE सिचुएशन इन द कंट्री। LWE सिचुएशन मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सिचुएशन इन द कंट्री। कुछ डाटा है दोस्तों। गवर्नमेंट के हिसाब से माओइस्ट वायलेंस इन द कंट्री हैज गॉन डाउन बाय 77% सिंस 2010। 2010 से अगर आप देखोगे माओइस्ट वायलेंस कम हुआ है बाय 77%। ये गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन में ये कोट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ रिजल्टेंट डेथ्स सिक्योरिटी फोर्सेस प्लस सिविलियन has come down by 90% from all-time high of 1005 in 2010 to 98 in 2022, Ministry of Home Affairs has said। तो बेसिकली Ministry of Home Affairs के हिसाब से 2010 में 1005 लोगों का डेथ हुआ था, इसमें सिविलियंस भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, पर 2022 तक सीधा 98 पर पहुंचेगा, मतलब 90% रिडक्शन है डेथ्स में, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट हैज कट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर्ड टू बी नक्सल अफेक्टेड। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करता है ना, एक एक डिस्ट्रिक्ट को नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट करके डिक्लेयर करते हैं, तो उधर ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जितने डिस्ट्रिक्ट्स को नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स करके डिक्लेयर किया था वो 200 से 90 तक पहुंचा है दोस्तों, ठीक है। और गवर्नमेंट के हिसाब से अभी इंडिया में टोटल 45 डिस्ट्रिक्ट्स जो है नक्सल अफेक्टेड है, ठीक है। और द प्रेजेंस ऑफ नक्सल्स इज said to be minimal to zero in Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar, which were one time their strongholds। एक टाइम पर आंध्रा, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार जैसे स्टेट्स में काफी माओइस्ट एक्टिविटीज या फिर नक्सलिस्ट एक्टिविटीज या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज होता था, पर आजकल ये कम हुआ है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से द आर्क ऑफ वायलेंस हैज बीन कंसिडरेबली रेस्ट्रिक्टेड विद जस्ट 25 डिस्ट्रिक्ट्स अकॉर्डिंग फॉर 90% ऑफ द LWE वायलेंस। तो बेसिकली इंडिया में 25 डिस्ट्रिक्ट्स में 90% ऑफ LWE वायलेंस आजकल हो रहा है, ठीक है। नाउ ये 55 किलोमीटर फॉरेस्टेड एरिया बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के बीच में 55 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्टेड एरिया है दोस्तों, ठीक है। ये इधर सबसे ज्यादा माओइस्ट एक्टिविटीज होता था, पर आजकल ये एरिया को भी क्लियर किया है। एंड यूनियन होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि 2024 तक माओइस्ट प्रॉब्लम से देश को बचाएंगे करके, पर देखिए अब जाके ये अटैक हुआ है, तो ये ऑब्वियसली एक अगला है। कोटा स्टीयर इंटेंसिफाइज आज जयपुर आगरा हाईवे रिमेन्स ब्लॉक्ड फॉर 6th डे। GS पेपर 2 रिजर्वेशन, GS पेपर 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ये सब में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान का भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है 5 OBC कम्युनिटीज की तरफ से। इनको सेपरेट कोटा चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे कहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों? जयपुर आगरा हाईवे में, नेशनल हाईवे 21। अप्रैल 21 से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये 6th डे है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, नेशनल हाईवे को पत्थर से इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। नाउ इनका डिमांड क्या है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बोला, इन्हें 12% सेपरेट रिजर्वेशन चाहिए। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से OBC के लिए 27% रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7% है। ये बात आपको पता होगा। ये सबके अलावा आजकल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन है कि नहीं। नाउ ये जो प्रोटेस्टर्स है ये 5 OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से कम्युनिटीज है? साइनी, कुशवाहा, माली, मौर्य एंड शाक्या कम्युनिटीज। अब इनका डिमांड ये है, राजस्थान में OBCs के लिए जो रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है उसमें से 12% सेपरेट कोटा इन 5 कम्युनिटीज का होना चाहिए, क्योंकि इनका पॉपुलेशन इतना है, करीब 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है इन 5 कम्युनिटीज का। इनका क्लेम ये है जो करंट रिजर्वेशन अवेलेबल है ये इनके फैमिलीज के लिए इनएडिक्वेट है, क्योंकि इनमें से मेजोरिटी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप पूरे OBC कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करोगे, ये जो 5 कम्युनिटीज है ये पीछे रह जाते हैं,
ठीक है। बाकी जो ओबीसी कम्युनिटी से जो स्मार्ट है उन्हीं को जॉब मिल जाता है, वो हायर एजुकेशन एक्सेस कर पाता है, हम नहीं। इसलिए हमारे लिए आप सेपरेट रिजर्वेशन दे दो, जो ओबीसी रिजर्वेशन आप दे रहे हो उसमें से 12% आप हमें दे दो, ठीक है। नो, वैसे राजस्थान का जो कांग्रेस गवर्नमेंट है लेड बाय अशोक गहलोत, इन्होंने प्रोटेस्टर्स को एश्योर किया है कि हम इस इशू को देखेंगे, फिर भी प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। वैसे इन प्रोटेस्ट के बीच में एक डेथ केस हुआ दोस्तों, 48 साल उम्र का सैनी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला एक इंडिविजुअल का डेथ हुआ। अब इस डेथ केस के बाद एजिटेशन थोड़ा सा वायलेंट हुआ है दोस्तों। अब इस आदमी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन मांग रहा है, गवर्नमेंट जॉब भी मांग रहा है। तो ये सारी इश्यूज की वजह से एजिटेशन थोड़ा सा वायलेंट हो चुका है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी रिजर्वेशन इन इंडिया के बारे में। इंडिया में ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में पहली बार बात हुई थी 1980 मंडल कमीशन रिपोर्ट से। वैसे गवर्नमेंट 1961 सेंसस के बाद ये सोच रहा था हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस है, बेसिकली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उन्हें सेपरेट रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया में केवल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। बाद में गवर्नमेंट ने सोचा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था। 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। उनके हिसाब से इंडिया में 52% ऑफ पॉपुलेशन में, उस टाइम की बात कर रहा हूं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये SC एंड ST को छोड़ के है। और जब VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश थे, वो जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने ये ओबीसी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया था। वैसे उस टाइम पर काफी वायलेंस वगैरह हुआ था जनरल कम्युनिटी की तरफ से जब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो अभी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट सर्विसेज में, जॉब्स में अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो रिजर्वेशन है केवल जॉब्स के लिए नहीं, जॉब मिलने के बाद जो प्रमोशन है उसमें भी एप्लीकेबल है। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ओबीसी के अंदर एक क्रीमी लेयर है। आपने सुना होगा क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है। बेसिकली अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो हाई इनकम कैटेगरी है, जैसे कि कोई हाई पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जैसे कि IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस में हाई रैंकिंग ऑफिसर्स है, जैसे कि कोई ब्रिगेडियर है, कोमोडोर है, ठीक है, फ्लैग ऑफिसर्स है, तो उन सबको ये ओबीसी रिजर्वेशन से एग्जम्प्ट किया हुआ है। उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उन्हें कहते हैं क्रीमी लेयर, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रीमी लेयर के लिए एक इनकम कैटेगरी रखा हुआ है, मतलब एनुअल इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा है तो आपको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे 1993 में जब ये क्रीमी लेयर लाया गया था तब एनुअल इनकम का थ्रेशोल्ड था 1 लाख पर ईयर, सॉरी इधर, ठीक है। फिर उसे 2.5 लाख में इंक्रीज किया, 4.5 लाख हो गया, फिर 6 लाख हो गया, अब जाके वो 8 लाख है। अगर 8 लाख से ज्यादा किसी का एनुअल इनकम है तो उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 2017 ऑर्डर के हिसाब से है। एंड करंटली जैसे कि मैंने आपको पहले बोला SC/ST कम्युनिटीज के लिए 22.5% रिजर्वेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन है, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है हर स्टेट में, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अलग है। एक एक स्टेट में कितना ओबीसी पॉपुलेशन उसके हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने इंदिरा सोनी जजमेंट के बारे में सुना होगा, है कि नहीं। वो क्या कहता है कि कभी भी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है कोई भी क्लास के लिए, कोई भी कम्युनिटी के लिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में होना चाहिए। इस तरह इंदिरा सोनी जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पर देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे इंडियन स्टेट्स में रिजर्वेशन जो है 50 से ऊपर है, जैसे कि 60 है, कहीं कहीं तमिलनाडु में तो 70 तक है, ठीक है। तो इसके लिए उनका जस्टिफिकेशन भी है, ये सबका केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बोल के रिजर्वेशन बढ़ा के रखा हुआ है, वो अलग बात है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। अगला न्यूज देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज ऑर्डर ऑन ESEZ, that is eco-sensitive zone around protected forest, GS पेपर 2 and 3, जुडिशरी, कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, ये सब में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। देखिए दोस्तों, छोटा सा न्यूज़ है क्योंकि इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। सबसे पहले इको सेंसिटिव जोन मतलब क्या होता है ये डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज भी कहते हैं। ये एरियाज को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज MOEFCC नोटिफाई करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे देश में जितने प्रोटेक्टेड एरियाज है, नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से, इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर बेसिकली एक बफर जोन टाइप का एरिया है।
तो वो एरियाज को एको सेंसिटिव जोन्स कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए इतना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, कोई भी एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। अब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बाहर ये जो एरिया होगा ना दोस्तों, इसे एको सेंसिटिव जोन आप कह सकते हैं। अब इधर क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए, माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशंस इशू करते हैं। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी एक कोर एरिया लाइक प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसका 10 किलोमीटर दूर तक एको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। ठीक है, पर ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, हमारे देश में पॉपुलेशन इतना है, लोग कहाँ रहेंगे। अगर ये 10 किलोमीटर ये जो पेरीमीटर बोल रहा है उधर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलो नहीं करेंगे या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अलो नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, है कि नहीं। इसलिए ये जो 10 किलोमीटर वाला क्राइटेरिया है ये प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है हमारे देश में। फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का कहना यह है कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर 10 किलोमीटर तक एको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। ठीक है, अब न्यूज क्या आया दोस्तों, रीजनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर 1 किलोमीटर तक मैंडेटरी एको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। समझ रहे हो आप, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये 1 किलोमीटर तो किसी भी हाल में होना चाहिए। उधर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जंगल जैसे कंजर्व करना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट के खिलाफ में काफी सारे पिटीशंस फाइल हुआ, बेसिकली केरला जैसे स्टेट्स में से। क्योंकि देखिए कुछ स्टेट्स में क्या है ना, जंगल बहुत है, अब जंगल के आसपास कई सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब आप 1 किलोमीटर वाला इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करोगे, उधर जो विलेजर्स रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि देखिए ये विलेजर हु इज डिजायरस टू रिकंस्ट्रक्ट हिज हाउस, अपना हाउस को मॉडिफाई करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करता है स्कूल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्पेंसरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वाटर टैंक्स या फिर अदर बेसिक स्ट्रक्चर्स, आंगनवाड़ी, ये सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट सोचता है, ये भी नहीं हो पाएगा अगर इको सेंसिटिव जोन होगा तो। फिर मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज या फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या फिर वेलफेयर एक्टिविटीज है, ये सब गवर्नमेंट कर ही नहीं पाएगा अगर प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर 1 किलोमीटर एरिया को एको सेंसिटिव जोन बनाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट के खिलाफ में काफी सारे पिटीशंस फाइल हुआ था। तो अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहला ऑर्डर है उसे रिव्यू किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो पावर है अपना जो जजमेंट्स को रिव्यू करने का, इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर 1 किलोमीटर का मैंडेटरी एरिया रखेंगे तो ये इतना फीसिबल नहीं है। तो स्टेट टू स्टेट अगर कर सकता है तो कर लो, अगर बिल्कुल आप कर नहीं सकते तो मत करो, मतलब कोई जरूरी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग ESEZ इज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक अब्जॉर्बर। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर एको सेंसिटिव जोन रखने का मतलब यह है एक टाइप का शॉक अब्जॉर्बर है। मतलब देखिए कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया के जस्ट बाहर अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करोगे, माइनिंग एक्टिविटीज करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज करोगे, ये ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि ये धीरे धीरे अंदर की तरफ जा सकता है और उधर जो वाइल्ड लाइफ है उन्हें अफेक्ट कर सकता है। इसलिए प्रोटेक्टेड एरिया जहां तक है उसके बाहर एक बफर जोन या फिर एक शॉक अब्जॉर्बिंग जोन क्रिएट करना, ये ESEZ का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एंड एज पर द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 to 2016 issued by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, land within 10 किलोमीटर ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को एको फ्रेजाइल जोन्स या एको सेंसिटिव जोन्स करके नोटिफाई करना चाहिए, ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कहता है। पर ये फीसिबल है क्या? नहीं फीसिबल है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड काफी सारे प्रोविजंस इस एक्ट में, इसमें आपको कहीं भी एको सेंसिटिव जोन्स करके एक वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट मेंशन द वर्ड एको सेंसिटिव जोन, ट्रू और फॉल्स, है कि नहीं। पर देखिए दोस्तों, इसी एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 2 क्लॉज 5 में लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्रीज, ऑपरेशंस और प्रोसेसेस और क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑपरेशंस और प्रोसेसेस शैल नॉट बी कैरिड आउट और शैल बी कैरी आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है दोस्तों कि वो कोई भी एरिया को ऐसे डिक्लेयर कर सकता है कि उधर कोई ऑपरेशंस नहीं होना चाहिए, कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी एरिया को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता है कि इधर ऑपरेशन हो सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दिया हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एरिया को एको सेंसिटिव जोन करके डिक्लेयर कर सकता है, अगर डिमांड है या फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए जरूरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है एज पर द EPA एक्ट ऑफ 1986। अगला है एक्सपर्ट्स क्वेश्चन, टाइमिंग ऑफ छत्तीसगढ़ रिलीज ऑफ वाटर इनटू महानदी, GS पेपर 2 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में ये न्यूज आपको काम आएगा।
देखिए दोस्तों, हमारे देश में ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को लेके स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। अब इन सारे रिवर्स को मैनेज करने के लिए ऑलरेडी इंटर स्टेट वाटर ट्राइब्यूनल्स भी सेटअप किया है। ये सबके बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ अब न्यूज आ रहा दोस्तों महानदी रिवर को लेके। महानदी इंडिया का 6th लार्जेस्ट रिवर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ से ओरिजिन है, फिर ओडिशा में पहुंचती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। नाउ इस केस में अपर राइपेरियन स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। लोअर राइपेरियन है ओडिशा। रिवर मैनेजमेंट में हमेशा अपर राइपेरियन स्टेट जो है फायदा में रहता है, एडवांटेज में रहता है। क्यों? क्योंकि अगर अपर राइपेरियन स्टेट डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या होगा, लोअर राइपेरियन स्टेट को कम पानी मिलेगा। एट द सेम टाइम मानसून सीजन में अगर अपर राइपेरियन स्टेट ज्यादा पानी छोड़ेंगे तो लोअर राइपेरियन स्टेट में क्या होगा, फ्लड्स होगा। तो ये सारी इश्यूज महानदी रिवर को लेके छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा के बीच में चल ही रहा है। वैसे इधर देखिए दोस्तों, बीच में एक ब्रेकेज दिख रहा है, ये एक्चुअली हीराकुड डैम का रिजर्वोयर है, ठीक है। हीराकुड डैम के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, शायद द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया है, एक बार कंफर्म कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा याद है, ठीक है। तो हीराकुड डैम वैसे कहाँ पे है? ओडिशा में है और महानदी रिवर में स्थित है, ठीक है। नाउ अब न्यूज क्या आया है दोस्तों, देखिए महानदी रिवर मैनेजमेंट के लिए या फिर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है उसे सोल्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2018 मार्च को महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल फॉर्म किया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल फॉर्म किया है। इस ट्राइब्यूनल को अपना रिपोर्ट सबमिट करना है दिसंबर 2025 तक। तो बेसिकली इस ट्राइब्यूनल का रिपोर्ट के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि छत्तीसगढ़ को कितना पानी मिलना चाहिए एंड ओडिशा को कितना पानी मिलना चाहिए। अब तक महानदी रिवर मैनेजमेंट को लेके छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इतना क्लियर है। नाउ न्यूज क्या आया है ये डिस्कस करते हैं। न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक्सपर्ट्स क्वेश्चनिंग टाइमिंग ऑफ छत्तीसगढ़ रिलीज ऑफ वाटर इनटू महानदी। देखिए बात यह है ना, वैसे तो छत्तीसगढ़ जो अपर राइपेरियन स्टेट है वो उतना पानी देता नहीं है ओडिशा को, क्योंकि समर सीजन में दोनों को प्रॉब्लम्स रहता है, पानी की कमी है। तो समर सीजन में स्पेशली छत्तीसगढ़ ज्यादा पानी देता नहीं है ओडिशा को, और इस केस को लेके ओडिशा हमेशा कंप्लेन भी करता है। पर अब क्या है ना, रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने कलमा बाराज में 20 गेट्स ओपन किया है through which 1000 to 1500 cusecs of water is flowing into Mahanadi in Jharsuguda district. A rarity as Chhattisgarh hardly releases water during non-monsoon season. Non-monsoon season में तो छत्तीसगढ़ पानी देता ही नहीं है ओडिशा को, पर अभी जाके 20 गेट्स ओपन किया है कलमा बैरेज में, जिसे 1000 से लेके 1500 क्यूसेक्स ऑफ वाटर महानदी में आ रहा है और ओडिशा का झरसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहा है। अब क्यों ओपन किया है? अब इसलिए ओपन किया है क्योंकि ये जो महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल है ना, लेड बाय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एम खनविलकर, उनका विजिट होने वाला है। तो उन्हें थोड़ा सा मिसलीड करने के लिए छत्तीसगढ़ अब ये कर रहा है करके ओडिशा के वाटर एक्सपर्ट्स कह रहा है दोस्तों। हो भी सकता है, क्योंकि देखिए जब कोई विजिट करने आएंगे तब उनको लगना चाहिए ना कि कोई इश्यू नहीं है, छत्तीसगढ़ सफिशिएंट पानी दे रहा है ओडिशा को। तो ये दिखाने के लिए एक्चुअली छत्तीसगढ़ ये गेट्स अभी ओपन किया है। वैसे तो छत्तीसगढ़ हमें पानी नहीं देता है, ऐसा बोला है कौन? ओडिशा ने। ये न्यूज़ आया है। तो महानदी इशू को लेके बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956, जिसे IRWD एक्ट भी कहते हैं। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, enacted under Article 262 of Constitution of India on the eve of reorganization of states on linguistic basis to resolve water disputes that would arise in the use, control and distribution of an interstate river or river valley। क्या मतलब है दोस्तों? सबसे पहले आर्टिकल 262 क्या है ये देखना पड़ेगा। देखिए आर्टिकल 262 provides a role for the union government in adjudicating conflicts surrounding interstate rivers that arise among state regional governments। अब देखिए दोस्तों 1956 में जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तब यूनियन गवर्नमेंट को ये पता था कि स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम्स होने वाला है, क्योंकि ऐसे कई सारे रिवर्स है जो दोनों स्टेट्स शेयर करते हैं। तो रिवर मैनेजमेंट को लेके ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम तो होगा ही, ठीक है। इसलिए पार्लियामेंट ने ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956 पास किया था। अब ये जो एक्ट है ये बेसिकली इंटरस्टेट रिवर का यूज, कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ये सबको रेगुलेट करता है। वैसे आर्टिकल 262 में क्या लिखा है? इंटरस्टेट रिवर्स को लेके जो इश्यूज है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे सोल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल को बताता है आर्टिकल 262 जो है।
and the act further has undergone amendments subsequently and its most recent amendment took place in the year 2002. कई सारे अमेंडमेंट हुआ है, ये जो आर्टिकल 262 का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है और 2002 में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था। सॉरी, मैंने गलत बोला, आर्टिकल 262 का अमेंडमेंट नहीं, आर्टिकल 262 का अंडर जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956 है, इसका कई बार अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर वाटर्स यूज और हार्नेसिंग इज इंक्लूडेड इन स्टेट्स जुरिस्डिक्शन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। इसमें स्टेट लिस्ट का एंट्री 17 रिवर वाटर यूज एंड हार्नेसिंग के बारे में बात करता है, इसलिए रिवर वाटर यूज एंड हार्नेसिंग स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन में आता है। हाउएवर द यूनियन गवर्नमेंट विद पार्लियामेंट अप्रूवल कैन मेक लॉस ऑन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स। पर देखिए, भले रिवर वाटर्स यूज एंड हार्नेसिंग स्टेट जुरिस्डिक्शन में आता है या फिर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट लिस्ट में आता है, फिर भी यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट अप्रूवल के साथ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज का रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट के लिए लॉस बना सकते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। And to the extent such water resources are directly under its control when expedient in the public interest, entry 56 of the union list schedule 7 of Indian constitution। तो basically union list का entry 56 अगर आप देखोगे, water resources का control central government के पास है। कौन सा water resources? basically जो interstate water resources है। Final news, angry with reform delays, India calls United Nations system anachronistic, GS paper 2, international institutions, foreign policy of India, ये सब में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस रुचिरा कंबोज IFS, इन्होंने एक खतरनाक स्पीच दिया है दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वैसे इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर किया था रशिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है सर्जियो लावरोव, उन्होंने चेयर किया था। तब रुचिरा कंबोज ने ये खतरनाक स्पीच दिया है दोस्तों। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम है उसे काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। पहली बार तो उन्होंने बोला UN कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने में फेल हो गया है। UN का जो चार्टर है वो अनाक्रोनिस्टिक है। अनाक्रोनिस्टिक मतलब आउटडेटेड है, काफ़ी पुराना है, उसे चेंज होने की ज़रूरत है। और UN यूक्रेन वार को हैंडल करने में फेल हो गया है, टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने में फेल हुआ है। वैसे देखिए, आपको पता है दोस्तों, इंडिया का काफ़ी सालों से डिमांड रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए करके। केवल इंडिया का नहीं, इसके लिए इंडिया ने एक G4 ग्रुप भी बनाया है। उसमें कौन कौन से कंट्रीज है? इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान। ठीक है, मतलब इन चारों कंट्रीज का डिमांड है सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हें भी परमानेंट मेंबर्स बनाना चाहिए करके। वैसे देखिए दोस्तों, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम है वो काफ़ी एक तो पुराना है और बिल्कुल लॉजिकल सिस्टम नहीं है। ये जो परमानेंट मेंबर्स है US, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, इन्हें अल्टीमेट पावर्स दिया हुआ है, इनके पास वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशंस का कोई भी डिसीजन इन 5 कंट्रीज का परमिशन के बिना हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? वैसे देखा जाएगा तो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान को भी परमानेंट मेंबर्स बनाने के लिए मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज अपोज नहीं करते हैं, पर कुछ कंट्रीज अपोज करते हैं। वैसे ये जो G4 ग्रुप है, उन्हें अपोज करने के लिए यूनाइटेड फॉर कंसेंसस करके एक ग्रुप बना है, जिसे इनफॉर्मली कॉफी क्लब भी कहते हैं। अब इस कॉफी क्लब में अर्जेंटीना, इटली, मेक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं। ठीक है, अब इसमें इटली एंड स्पेन जो है, जर्मनी का जो बिड है उसे अपोज करता है, और इंडिया का बिड को ऑब्वियसली अपोज कौन करता होगा? पाकिस्तान अपोज करता है। पाकिस्तान अपोज कर रहा है मतलब चाइना अपोज कर रहा है, समझ रहे हो ना आप? फिर अर्जेंटीना अपोज करता है ब्राजील का बिड को, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया अपोज करता है जापान का बिड को। तो बेसिकली ये जो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस वाला जो ग्रुप है वो इन 4 कंट्रीज को, बेसिकली इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान को परमानेंट मेंबर्स बनाने नहीं देता है। अब आप पूछोगे, अगर इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज अपोज करने से क्या होगा? ये तो परमानेंट मेंबर्स नहीं है ना। देखिए क्या है ना, अब परमानेंट मेंबर्स जितना है ऑलरेडी USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, इनके दोस्त है ये सारे कंट्रीज जो है। जब पाकिस्तान बोलेंगे चाइना को, चाइना मना नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना आप? तो इसी तरह इनमें से एक एक कंट्री एक एक परमानेंट मेंबर्स को बोल के रखा है कि आपको इन कंट्रीज को परमानेंट मेंबर्स बनने नहीं देना है, समझ रहे? तो रुचिरा कंबोज ने यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप को भी क्रिटिसाइज किया है, ये सब की वजह से कोई रिफॉर्म नहीं हो पा रहा यूनाइटेड नेशंस में, ये बोला है। और रुचिरा कंबोज ने इंडिया का फ्रस्ट्रेशन भी दिखाया है एट द स्लो पेस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस प्रोसेस। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस प्रोसेस मतलब क्या होता है? ये 2008 में शुरू हो गया था,
15 साल हो चुका है दोस्तों। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स होना चाहिए करके एक प्रपोजल था ये, ठीक है। अभी तक डिस्कशन ही चल रहा है, कुछ हो नहीं पाया। आपको पता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी सालों से बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं हुआ है। वो परमानेंट मेंबर्स का जो वीटो पावर है, उनका जो अनलिमिटेड पावर्स है, वो तो जैसे थे वैसे ही है अभी भी, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंटली एट द यूएनएससी मीटिंग दिस वीक मेनी जॉइंड इंडियाज वॉइस ऑफ कंसर्न अबाउट द प्रोसेस एंड अबाउट द लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। चाइना इज द ओनली एशियन P5 मेंबर। देखिए, इंडिया ने जो बोला है उसे काफ़ी सपोर्ट भी मिला है, ठीक है। इंडिया ने बोला परमानेंट, बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर्स है उसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया जैसे कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम तो यूरोपियन कंट्रीज है कि नहीं। चाइना एक एशियन कंट्री है जो 1 परमानेंट मेंबर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग एरियाज में से कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सब बताया है। इसके बाद रुजिरा कंबोज जी ने बोला है यूएन चार्टर का अर्जेंट रिव्यू होना चाहिए। वैसे यूएन चार्टर का आर्टिकल 109 ये कहता है कि हर डिकेड में, हर 10 साल में एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होना चाहिए यूएन चार्टर को अमेंड करने के लिए, पर अभी तक कोई रिव्यू कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। यूएन चार्टर को अपडेट करने का टाइम आ गया है। वैसे देखा जाएगा तो यूएन चार्टर में ना कुछ कंट्रीज का नाम 1945 में जैसे था वैसे ही है। जैसे कि रशिया का नाम अभी भी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, फिर जाके रशिया बना था और कितना 14 कंट्रीज बने थे। पर अभी भी यूएन चार्टर में रशिया का नाम जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स या फिर यूएसएसआर है, और चाइना का नाम अभी भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये सब क्या है? यूनाइटेड नेशंस लार्जेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं। उधर का चार्टर में इस तरह की गलती है, ठीक है, काफ़ी आउटडेटेड है ये सब। और यूएन चार्टर में जापान, इटली एंड जर्मनी को अभी भी एनिमी स्टेट्स करके रेफर किया हुआ है, ठीक है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान, इटली, जर्मनी जैसे जो कंट्रीज थे उनका स्टेटस क्या था? एनिमी स्टेट्स था, है कि नहीं। वैसे देखा जाएगा तो यूएन बनाया किसने? सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जीते थे, है कि नहीं, जो अलाइड पावर्स थे, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, वीटो पावर वगैरह अपने पास रखा। और 1945 से लेके अब तक वो जो वीटो पावर है या फिर उनका जो इंपॉर्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जबकि काफी सालों से डिमांड है। खास बात यह है दोस्तों, 1945 में जो सिचुएशन थी और 2023 में जो सिचुएशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज की डेट में वही 5 कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, आप नहीं बता सकते, और भी कई सारे कंट्रीज है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो उन्हें भी तो इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का भविष्य जो है वो 5 कंट्रीज डिसाइड करेंगे। ये सारे सिस्टम काफी पुराना हो चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की जरूरत है, यूएन चार्टर को अपडेट करना चाहिए, एंड इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस प्रोसेस जो चल रहा है उन्हें और एक्सपीडिट करना चाहिए। तो ये सब इंडिया की तरफ से कहा गया है। वैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, ये सब के बारे में डिटेल वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। वैसे एनसीईआरटी पॉलिटी की जो किताब है क्लास 12 का, उसमें चैप्टर 4 आई थिंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, उसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। उसका क्लास भी अवेलेबल है, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।